वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताया। आज जो भी हम चर्चा करेंगे वो हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन की। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में चार ये इफेक्ट आते हैं। पहला इंडक्टिव, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा हाइपर कंजुगेशन और चौथा रेजोनेंस। अभी तक के लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव को सीख चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को सीख चुके हैं। आज के दिन हम लोग हाइपर कंजुगेशन को सीखेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अति संयुग्मन। इस टॉपिक का यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट ऑप्शन सेम होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले सीखेंगे क्या? हाइपर कंजुगेशन, अति संयुग्मन। हाइपर कंजुगेशन कहते किसे हैं? सबसे पहले आप इसे ध्यान दीजिएगा कि हाइपर कंजुगेशन क्या है। यदि हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, यदि हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो सैचुरेटेड हो और वही सैचुरेटेड कार्बन डायरेक्टली अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये पूरा सिस्टम हाइपर कंजुगेटिव सिस्टम बोला जाता है। और इसमें होने वाली फिनोमिना को हम नाम क्या देते हैं? हाइपर कंजुगेशन। इज दैट क्लियर? सो एग्जांपल के साथ इसे हम यूज करते हैं। इसका दूसरा नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस है। इसका और एक नाम है सिग्मा पाई कंजुगेशन। कैसे ये नाम दिए गए हैं मैं आपको इस लेक्चर के अंतर्गत तुरंत बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्लियर करें, यहाँ पे पॉइंट क्या है? यदि हाइड्रोजन एटम, इफ हाइड्रोजन एटम अटैच विद saturated carbon and saturated carbon directly attached with unsaturated carbon, then the system is known as hyperconjugative system, and the phenomena in the system which first is called hyperconjugation. So यदि हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कैसा हो? सैचुरेटेड। ये कार्बन की स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए हाइपर कंजुगेशन के लिए कि अगर हाइड्रोजन एटम है, यदि हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो सैचुरेटेड हो, तो सबसे पहले आप लोग को ये सीखना पड़ेगा कि कौन कौन से कार्बन सैचुरेटेड और आप इन्हें अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो स्टूडेंट बहुत केयर करिएगा इस टॉपिक के लिए। आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से कंप्लीट है तो वो कार्बन आपका क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड। लेकिन यही कहानी बदल जाती है अनसैचुरेटेड के लिए। ये तो हो गया सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के लिए क्या कहानी है? अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो भी अनसैचुरेटेड होगा। बहुत ध्यान से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर कभी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इस तरीके का ध्यान रखिएगा, कार्बन की 3 वैलेंसी अनदर ग्रुप से जुड़ा हो, अनदर एटम से जुड़ा हो और उस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज हो? प्लस चार्ज हो, ठीक है? या कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन कार्बन। ये जो 4 इंपॉर्टेंट स्पीशीज आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें और इन्हीं कार्बन को ही हम नाम क्या देते हैं? सैचुरेटेड कार्बन। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, यदि हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो डायरेक्टली किससे जुड़ा हो? अनसैचुरेटेड कार्बन से। ये कार्बन या तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तब अनसैचुरेटेड होगा, या फिर ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा तब अनसैचुरेटेड होगा, या फिर इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो? प्लस चार्ज।
या फिर इसके ऊपर क्या हो, एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो, तो ये कार्बन तभी अनसैचुरेटेड होगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको ये दे दे रहा हूं, ध्यान से देखिए इसे। क्या कहानी पूरी तैयार हो गई? यदि हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो सैचुरेटेड हो, और वही सैचुरेटेड कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा हो, अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हो, तो ये पूरा सिस्टम हाइपर कंजुगेटिव सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है, और इसमें होने वाली जो फिनोमेना होगी वो क्या होगी, हाइपर कंजुगेशन होगी। तो इसके लिए आप ध्यान से समझिएगा क्या करना है आपको हाइपर कंजुगेशन के लिए। सबसे पहले आप अब इस बॉन्ड को जरा ब्रेक करिए, ब्रेक करते हैं। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन लेगा कि हाइड्रोजन? विच इज मोर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट, जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा, इलेक्ट्रॉन वही लेगा। हम जानते हैं, we know that carbon is more electronegative than hydrogen, so electron goes on carbon atom। अब कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन चला जाए तो क्या होगा, ये प्रोसेस कुछ ऐसा, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए उसके ऊपर प्लस चार्ज, अब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, ये ऐसा। तो यार आप लोग आगे मैं आपको सिखाऊंगा आप लोगों को कि अगर ऐसा कभी कहानी रहेगा तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है। अगला लेक्चर हमारा रेजोनेंस का होगा, तो अभी मैं थोड़ी सी आइडिया आपको देता हूँ, बाद में इसके बारे में सीखेंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ माइनस चार्ज है, अब आप एक पाई बॉन्ड को जरा ब्रेक करिए। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होता है, किधर होता है? इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो हमेशा प्लस की ओर और माइनस के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, प्लस की ओर मूव करता है और माइनस के विपरीत मूव करता है। तो यहां माइनस चार्ज है, आप जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट मूव करेगा कि राइट मूव करेगा, माइनस के विपरीत, विपरीत बोले तो राइट साइड। इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां कौन सा चार्ज, माइनस, यहां पर प्लस, यहां जैसे प्लस चार्ज जनरेट होगा तो इस माइनस चार्ज क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कहानी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये थोड़ा रेजोनेंस को फॉलो कर रहा है, हम साइन ऐसा भी बना सकते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं है लेकिन रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग नाम दूसरा क्या देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इस फिनोमेना को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं, जो कंजुगेशन हो जाता है। और यहाँ देखिए आप, जहां सिग्मा बॉन्ड था वहां पाई बॉन्ड भी आ चुका है, और जहां पाई था वहां पे सिग्मा हो गया। ये अल्टरनेट जुड़े हैं इसलिए कंजुगेशन में है, और हम दूसरा नाम और भी क्या देते हैं, सिग्मा पाई कंजुगेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाइपर कंजुगेशन क्या है, यदि हाइड्रोजन एटम आपको कहां देखने मिलेगा, अगर हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कैसा हो, सैचुरेटेड हो, और वही सैचुरेटेड कार्बन डायरेक्टली कैसे कार्बन से जुड़ा हो, डायरेक्टली वो अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हो, तो ये पूरा सिस्टम क्या बोला जाएगा, हाइपर कंजुगेटिव सिस्टम बोला जाएगा। और इसमें जो भी घटनाएं होंगी, जो भी प्रोसेस होंगी, उसे हम नाम क्या देंगे, हाइपर कंजुगेशन देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस टॉपिक का होता है, वो है हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड। हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड, हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड बहुत अहम रोल बताता है, दिखाता है कंपाउंड की स्टेबिलिटी को लर्न करने में। बोला जाता है किसी भी कंपाउंड के पास हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी अधिक होती है। मींस more is the hyper conjugative bond, more is the stability of compound। किसी भी
कंपाउंड के पास हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इसे काउंट कैसे करते हैं, चलिए ये मैं आपको सिखाता हूं। जैसे आपको कोई कंपाउंड दे दिया, कोई पर्सन आया वो आपको क्वेश्चन दे दिया कि आप बताओ इन दोनों में कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। उम्मीद करूंगा यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप सब लोग जितनी भी बात मैं बोलूँ सब एकदम नोट कर लिया करिए। फिर कोई दिक्कत हो आप उसे तुरंत कमेंट में जाके पूछ लिया करिए। कोई भी आपको सुझाव देना है कमेंट में जाकर आप तुरंत अपना सजेशन दे दें अगर कोई भी दिक्कत हो आपको। तो स्टूडेंट से क्वेश्चन से हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन है which is more stable compound। या मान लीजिए मैं यहाँ एल्कीन को देने जा रहा हूँ, मैंने एल्कीन दे दिया, which is more stable एल्कीन, है ना। सवाल बहुत ही प्यारा है। पहला CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड सेकंड ऑप्शन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये दो क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों कंपाउंडों में कौन ज्यादा अस्थायी है। मोर स्टेबल को आपको पहचानना है, विच इज मोर स्टेबल। पहचानेंगे कैसे? इसके लिए आपको मैंने बताया एक पॉइंट है, पॉइंट ये है, नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके लिए एकदम खास है। कभी भी आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब बनेगा तो विच इज मोर स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से ही हम मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन और मेन प्रोडक्ट का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, विच पॉइंट इज more is the hyper conjugative bond, more is the stability of compound। किसी भी कंपाउंड में हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड की संख्या जितनी ज्यादा होगी उस कंपाउंड का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। अब ये दोनों है तो लेकिन अब इन दोनों में अस्थायी सबसे ज्यादा कौन होगा? जिसके पास हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड को हम लोग HC बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको आइडिया क्या रखना है कि आप सबसे पहले तो ये सीखना होगा कि हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड गिनते कैसे हैं। अगर ये काउंट हो जाए तो हम लोग इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको चल रहा हूं बताने कि हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड गिना कैसे जाता है। कैलकुलेशन करिएगा आप लोग, बहुत ही आसान है ये टॉपिक, बहुत ध्यान रखिएगा। जब भी हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड गिनना है सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि देखेंगे उस पूरे कंपाउंड में कहीं अनसैचुरेटेड कार्बन है या नहीं, सबसे पहले चेक करना है। फर्स्टली वी चेक अनसैचुरेटेड कार्बन एनीवेयर इन होल कंपाउंड। आपको जब भी बोला जाए कि हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड गिनिए बताइए तो सबसे पहले आप चेक करेंगे उसमें अनसैचुरेटेड कार्बन है या नहीं है तो 0, अगर है तो मैं दूसरा शर्त बताने जा रहा हूं। पहला काम समझ आ रहा है, क्या करना है आपको? ये काम करना है कि आपको चेक करना है क्या उसमें कहीं अनसैचुरेटेड कार्बन है या नहीं। जैसे मैं एक दूसरे एग्जांपल के साथ करता हूं, आप इस एग्जांपल को देखिए, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड
CH2। ध्यान रखिएगा। अब इस कंपाउंड में आप बताओ कहीं अनसेचुरेटेड कार्बन है? यस, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने आपको भी शर्त बताया था यहाँ पे कि कौन कौन अनसेचुरेटेड होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एंड कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन कार्बन। ये चार स्पेशलिटी रखती हैं किसके लिए? फॉर अनसेचुरेशन के लिए। तो यहाँ पे इस कार्बन को आप देखो, ये कार्बन और ये कार्बन, बोथ आर अनसैचुरेटेड। क्लियर? पहला सब एकदम क्लियर हो गया। अब आप देखो कि अनसैचुरेटेड कार्बन क्या किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सैचुरेटेड है? इस कार्बन को जरा आप देखिए, क्या ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सैचुरेटेड है? इधर तो कोई कार्बन ही नहीं है, कोई कार्बन नहीं है। तो अब यहीं से कहानी इसकी खत्म। यहाँ पे अब हाइपरकंजुगेटिव बॉन्ड इस कार्बन पास हो गए 0। अगर सैचुरेटेड जुड़ा होगा तो कहानी में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अगर नहीं जुड़ा है अनसैचुरेटेड के साथ तो 0। अब इधर देखो, ये कार्बन आपका अनसैचुरेटेड है, लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सैचुरेटेड है। क्यों ये सैचुरेटेड है समझ में आ रहा है? क्योंकि ना तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ना ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, ना इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ना इसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन क्या हो गया आपका? सैचुरेटेड। अब कहानी को आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन को। अगर है तो देखेंगे कि वो किसी ऐसे कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है कि नहीं जो सैचुरेटेड है। केवल इसको डायरेक्टली देखना है, इन दोनों को नहीं देना है, इनको भूल जाओ, कुछ पल के लिए भूल जाओ कि ये है। ठीक, आपको बस इतना देखना है कि अनसैचुरेटेड कार्बन से कौन सा कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है। ये जुड़ा है। अब ये जुड़ा कि सैचुरेटेड है कि नहीं? अगर सैचुरेटेड है, ये तो है। अब इस सैचुरेटेड कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपरकंजुगेटिव बॉन्ड। अब इस कार्बन के पास बताओ कितने हाइड्रोजन है? 1। तो इस कंपाउंड के पास हाउ मेनी हाइपरकंजुगेटिव बॉन्ड? 1 hyperconjugative bond. This compound containing 1 hyperconjugative bond. So, स्टूडेंट आप बता सकते हैं आराम से कि which is more stable. अब इसके पास आप काम करो, ये दोनों कार्बन क्या है? ये दोनों कार्बन अनसैचुरेटेड। क्या ये किसी कार्बन से जुड़े हैं? नहीं। इधर नहीं। तो कंपाउंड के पास सैचुरेटेड कार्बन नहीं है। हम जानते हैं सैचुरेटेड कार्बन के पास अनसैचुरेटेड से जुड़े डायरेक्टली सैचुरेटेड कार्बन है, तो ये भी सैचुरेटेड, ये भी है। इनको काउंट नहीं करना है, केवल उसी सैचुरेटेड कार्बन को देखना है जो डायरेक्टली अनसैचुरेटेड से जुड़ा हो। क्लियर है? तो इनके पास हाइड्रोजन तो है, मगर ऐसे हाइड्रोजन नहीं है जो सैचुरेटेड से जुड़े। कोई सैचुरेटेड कार्बन नहीं है, तो दिस कंपाउंड हैव 0 हाइपरकंजुगेटिव बॉन्ड। एंड हियर ये कार्बन आपका अनसैचुरेटेड, ये भी अनसैचुरेटेड। इसके पास क्या देखो कोई डायरेक्टली सैचुरेटेड कार्बन जुड़ा है? नहीं। इसके साथ हाँ, ये कार्बन आपका सैचुरेटेड है और इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3। तो हियर दिस कंपाउंड contains 3 hyperconjugative bond. So which is more stable? कौन? जिनके पास हाइपरकंजुगेटिव बॉन्ड की संख्या ज्यादा है। तो इन दोनों बताइए सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा? दिस। सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्लियर है? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए। क्वेश्चन वही है हमारा पुराना, क्या? विच इज मोर स्टेबल। अब आपको मैं थोड़ा सा आइडिया बदल दे रहा हूं। विच इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, क्वेश्चन है इनमें से सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटायन कौन है? ऑप्शन नंबर 1 CH3 plus. Second is CH3,
CH okay. And last is चलिए इतने ऐसे में आपको देखना है इनमें से सबसे ज्यादा स्थायी कार्बन कुछ आइडिया लग रहा है। सबसे पहला काम क्या होता है मैंने आपको सबसे पहला काम ये है आप चेक करेंगे फर्स्टली वी सेलेक्ट अनसैचुरेटेड कार्बन। इधर देखो अनसैचुरेटेड कार्बन है। चलो एक ऑप्शन और देख ही देता हूं। अभी आप देखो अनसैचुरेटेड कार्बन है प्लस चार्ज है। यहां पर अनसैचुरेटेड कार्बन कौन है ये, यहां पर ये और यहां पर ये अनसैचुरेटेड कार्बन क्या किसी ऐसे कार्बन जुड़ा है जो सैचुरेटेड हो नहीं, तो हियर जीरो हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड। ठीक है। अभी इधर देखो ये जो कार्बन अनसैचुरेटेड है डायरेक्टली कार्बन से ये डायरेक्टली इसी कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन डायरेक्टली अनसैचुरेटेड से जुड़ा है, ये भी कार्बन डायरेक्टली अनसैचुरेटेड से जुड़ा है। किसी को ये आइडिया नहीं लगना चाहिए ये बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है ना कि हाइड्रोजन से। बॉन्ड किससे जुड़ा है कार्बन से, क्लियर रहना चाहिए यहाँ पे। अभी देखो ये अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़े सभी कार्बन जो डायरेक्टली जुड़े हैं सबके सब सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है, ये भी। तो इस कंडीशन में हम तीनों के बॉन्ड को गिनेंगे, तीनों के हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड के। तो 3 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास। ठीक है। तो हियर 9 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड। अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़े सैचुरेटेड कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होते हैं वही हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड है। तो अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़े सैचुरेटेड कार्बन के पास 3, अनसैचुरेटेड से जुड़े सैचुरेटेड के पास 3 3 3 6 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड एंड हियर 3 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड। व्हिच इज मोर स्टेबल? दिस इज मोर स्टेबल। क्लियर है। अगर मैं ऑर्डर बनाऊं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछ ले, चलिए हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बताते हैं। सबसे अस्थाई जो होगा उसको लास्ट में रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा अस्थाई होगा उससे पहले। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, हम स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाने जा रहे हैं। तो जो सबसे कम स्टेबल होगा उसे हम लिख देंगे। तो सबसे कम स्टेबल कौन है? फर्स्ट, इसके बाद फोर्थ, अब इससे ज्यादा कौन अस्थाई है? थर्ड, सबसे ज्यादा अस्थाई कौन है? सेकंड। ठीक है। ये पूरी बात है हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड की और हाइपर कंजुगेशन की। तो ये आइडिया आपको मिल जाएगा कंपाउंड की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अब हमारा अगला टॉपिक होगा रेजोनेंस। तो हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा? रेजोनेंस। तो हम अपने अगले टॉपिक रेजोनेंस को स्टडी कर लेंगे। हिंदी में इसे अनुनाद बोलते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या है? किसी भी यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन का दौड़ना, मूवमेंट करना रेजोनेंस है। ये मूवमेंट, ठीक है। किसी भी यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना, पाई इलेक्ट्रॉन का दौड़ना क्या बोला जाता है? रेजोनेंस कहा जाता है। और रेजोनेंस को करने के लिए, रेजोनेंस होने के लिए सिस्टम कंजुगेटिव होना चाहिए। अगर सिस्टम कंजुगेटेड नहीं है
तो रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस कब होगा? जब सिस्टम कंजुगेटेड होगा। अगर सिस्टम कंजुगेटेड नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। कंजुगेटेड सिस्टम कहते किसे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है कंजुगेटेड सिस्टम? तो ध्यान से सुनिए। अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, ठीक है, मींस पाई और सिग्मा अल्टरनेट पोजीशन पर है, चाहे वो ट्रिपल सिंगल भी हो सकता है। तो सिग्मा और पाई अगर अल्टरनेट क्रम है, जैसे एक बार डबल तो फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, अगर ये आपका क्रम है तो आप समझ लीजिए सिस्टम कंजुगेटेड है। कौन कौन सा सिस्टम कंजुगेटेड हो सकता है ये मैं आपको बता दे रहा हूं कहां कहां होगा। जैसे ये आप कार्बन को ध्यान से देखिए, डबल सिंगल डबल सिस्टम कंजुगेटेड। यहां अगर ऐसा हो गया तो ध्यान देना, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, ये देखिए तो यहां तक सिस्टम कंजुगेटेड है, लेकिन इसके बाद ये सिस्टम टूट गया। अगर मैं यहां डबल कर दिया तो पूरा सिस्टम कंजुगेटेड है। और भी क्या हो सकता है? डबल सिंगल, अगर यहां पे ऐसे प्लस चार्ज लगा है, ध्यान दीजिएगा सब स्पेशल कंडीशन है, अगर यहां पे प्लस चार्ज लग जाए तो भी ये सिस्टम कंजुगेटेड है। यार रेजोनेंस होने के चांसेस हैं, आसार दिख रहे हैं। कभी अगर ऐसा हो जाए तो यहां भी रेजोनेंस होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कभी ऐसा हो जाए तो भी रेजोनेंस होगा, लेकिन उसकी कहानी दूसरी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर मिलेगा यही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये बात, ये टर्म अगर रहेगा तो रेजोनेंस होगा। तो चलिए हम आपको एग्जांपल क्यों लेके चलते हैं। तो रेजोनेंस क्या है? किसी भी यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन का दौड़ना ही क्या बोला जाता है? रेजोनेंस बोला जाता है। रेजोनेंस को करने के लिए सिस्टम कंजुगेटेड होना चाहिए। सिस्टम कंजुगेटेड का मतलब एक बार डबल तो अगली बार सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसा चलना चाहिए, ठीक है। और रेजोनेंस में कहानी में आपको जो बताने जा रहा हूं इसको भी बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन जहां से मूव करता है, जहां से मूव करेगा वहां प्लस चार्ज, और जहां रुकेगा वहां पे माइनस चार्ज। बीच में जहां डबल है वहां सिंगल कर देंगे, और जहां सिंगल है वहां डबल कर देंगे। क्लियर है? क्या कहा मैंने? जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वहां पे प्लस चार्ज, जहां रुकेगा वहां पे माइनस चार्ज। बीच में जहां डबल है वहां सिंगल करेंगे, और जहां सिंगल है वहां डबल कर देंगे। पूरा रेजोनेंस फिनोमेना संपन्न हो जाएगा। जैसे अब आप इसको देख लीजिए, ये मैंने आपको ऐसे दिखा दिया। इनकी जो बाकी वैलेंसी अनदर ग्रुप से कंप्लीट रहेगी, आप उसके लिए परेशान ना होइए, ठीक है। अभी आप इधर देखो, ये आपका एक कंजुगेटिव सिस्टम है। तो ये एग्जांपल के साथ अब हम देखिए रेजोनेंस करते हैं। और रेजोनेंस फिनोमेना में पहले चेक कर लीजिए सिस्टम कंजुगेटेड है कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कंजुगेटेड है। रेजोनेंस करना है। अब पाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर होता है, ठीक है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है तो चार्ज देखो प्लस की ओर होगा, माइनस के विपरीत होगा, ठीक है। इधर देखो ना प्लस है ना माइनस है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो आप पाई इलेक्ट्रॉन को किधर भी मूव करा दो। सपोज करिए मैं इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करा दिया, यहां चार्ज कौन सा है? माइनस, यहां पे प्लस। अब यहां पे रुका, तो अब ये जो है इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी यहां हुई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां कम हो गई, यहां प्लस चार्ज आ गया,
अब ये अपनी कमी को पूरा करने के लिए यहां से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये खींच लेगा इधर, बाकी पूरा प्रोसेस। तो रेजोनेंस में एक इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में भागेगा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगला भी पाई इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। तो अब आप क्या देख रहे हो, यहां से देखो इलेक्ट्रॉन पूरा देखने का मतलब यहां से चलना शुरू किया और आपके यहाँ पे रुक गया। तो रेजोनेंस का ये साइन होता है, ये चिन्ह होता है रेजोनेंस का। जब ये रेजोनेंस होता है हमेशा चिन्ह यूज करते हैं। अब क्या होगा, जहां से चला वहां पे प्लस चार्ज, कार्बन कार्बन, ये बना दिया, और जहां रुका वहां पे माइनस चार्ज। बीच में जहां डबल था वहां सिंगल कर देंगे, जहां सिंगल है वहां डबल कर देंगे, डबल को सिंगल, सिंगल को डबल, डबल को सिंगल, सिंगल को डबल। ये कैसे होता है, अब ध्यान दीजिए, यहां इलेक्ट्रॉन मूव किया तो माइनस चार्ज, यहां आया प्लस, अब ये मूव किया तो यहां आया माइनस। ध्यान दीजिएगा, यहां आया था प्लस और यहां जब मूव किया तो यहां आया माइनस, प्लस माइनस कैंसिल होकर दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर चुके हैं। फिर से यहां पे आएगा प्लस, यहां आएगा माइनस, तो ये डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो बात एकदम क्लियर। ये है रेजोनेंस, और रेजोनेंस प्रक्रिया के दौरान जो भी इफेक्ट देखने को मिलते हैं उन्हीं को हम नाम देते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। याद रखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस प्रक्रिया के दौरान जो भी इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे उसे बोलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। सेकंड एग्जांपल हम एक बार देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए ये मैं आपको कोई कंपाउंड दे दिया, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, डबल सिंगल डबल। यहां देखो सिंगल डबल सिंगल डबल, यहां से देखते हैं डबल सिंगल डबल, क्योंकि इस सिंगल के बाद डबल नहीं है तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व करना पार्ट नहीं होगा। रेजोनेंस केवल यहां से लेकर यहां तक होगा या यहां से लेकर यहां तक होगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि चार्ज तो है नहीं, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, चार्ज ना हो, तो वहां हम दूसरी चीज की बात करेंगे जो आपको मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट, जो दो प्रकार का होता है, एक प्लस आई और दूसरा माइनस आई। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट वाले कौन होते हैं, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देने का काम करते हैं। माइनस आई कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करते हैं। तो जरा इस CH3 को देखो, ये कौन सा इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये धक्का देने वाला है कि खींचने वाला। तो मैंने आपको सिखाया था ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को जब धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन ये वाला किधर भागेगा, आगे की ओर, ये वाला इधर भागेगा। समझ में आ रहा है, ये जैसा था वैसे रहेगा। अब कहानी में ये थोड़ा सा बदलाव आएगा। CH3 ने धक्का दिया, जहां से इलेक्ट्रॉन चला वहां पे प्लस चार्ज, बाकी जो जैसा देखने को मिल रहा है उसे वैसे करो। जहां रुका वहां माइनस चार्ज, बीच में डबल था तो वहां क्या करेंगे सिंगल, और जहां सिंगल था वहां क्या कर देंगे डबल। ये हो गया रेजोनेंस। अगर इसी के अलावा तीसरा एग्जांपल हम देख ले रहे हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए यहां अगर हो जाए Cl CH2 CH 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 डबल बॉन्ड CH2, अब क्या होगा, ये है आपका माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। माइनस आई वाला है तो ये क्या काम करेगा, खींचेगा, खींचेगा तो बॉन्ड का मूवमेंट इधर होगा, कहानी वही। अब जहां से चला वहां प्लस चार्ज, ये आ जाएगा CH2 प्लस CH 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 CH, जहां रुका वहां माइनस चार्ज, बीच में जहां डबल था वहां सिंगल, और जहां सिंगल था वहां डबल। ये है रेजोनेंस का प्रोसेस। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद करूंगा आपको इतनी पूरी बात समझ में आ रही है। रेजोनेंस क्या है, किसी भी कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन का दौड़ना ही क्या बोला जाता है, रेजोनेंस।
रेजोनेंस को करने के लिए सिस्टम कैसा होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। ठीक है, कंजुगेटेड का मतलब डबल सिंगल अल्टरनेट पोजीशन पर होना चाहिए जब भी रेजोनेंस होगा। जब कभी भी रेजोनेंस होगा तो उस दौरान आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जहां से मूव करेगा वहां प्लस चार्ज, जहां रुकेगा वहां पे माइनस चार्ज, बीच में जहां डबल होगा वहां सिंगल कर देंगे और जहां सिंगल था वहां पे क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, तो अब कल के एप्लीकेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो वीडियोस को देखने के लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।